नमस्कार। पत्र लेखन की कुछ बुनियादी बातें। डे फर्स्ट, आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो पत्र लेखन की समझ को विकसित करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन की आवश्यकता क्या होती है, जो पत्र लेखन आपके सिलेबस में है उसकी भाषा शैली क्या हो, उसकी जो लिखने की विधि है उसमें क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो आप अपने व्यक्तिगत पत्रों को लिखते हैं और जो सरकारी पत्र हैं जिनको आप अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के रूप में वर्गीकृत करते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो कुछ बेसिक बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, खंड शिक्षा अधिकारी। मुख्य परीक्षा में पाठ्यक्रम के तौर पर आपको ये मिल जाएगा और अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों के अंतर्गत हम बात करते हैं कि पत्र लेखन है क्या। आजकल का तो जमाना है जिसमें आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले आप जाएंगे तो फैक्स आया था, उसके बाद में मेल आया था, लेकिन आज सूचना का आदान प्रदान बड़ा आसान हो गया है। वीडियो कॉल तक की सुविधा बहुत आसानी से उपलब्ध है। और थोड़ा सा पहले जब जाएंगे तो सूचना के आदान प्रदान के लिए आपको एक ही माध्यम का प्रयोग करना पड़ता था और वो है पत्र लेखन। तो सूचना का अगर आदान प्रदान करना है तो यही पत्र लेखन, चाहे प्रेम का इजहार करना है तभी चिट्ठी लिखी जाती थी और उधर से इंतजार किया जाता था कि कब जवाब आएगा। चाहे कोई सूचना भेजी है तो ऐसा इंतजार हो रहा है कि उधर से कब पत्र आएगा। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, राजाओं को चिट्ठियां भेजते हुए देखा होगा। ये सारी चीजें आप जानते हैं। आजकल का जो समय है उसमें बहुत तेजी से बढ़ता हुआ युग, सेकेंड में आप अमेरिका सूचना भेज सकते हैं, सेकेंडों में आप उसका जवाब पा जाते हैं, वीसी कर सकते हैं। लेकिन पत्र लेखन की अगर बात की जाए तो एक पत्र तो हुआ प्रेम पत्र, एक पत्र हुआ जब आप अपनी मौसी को लिखते हैं, अपनी नानी को लिखते हैं, आपके चाचा कहीं काम कर रहे हैं, आपके पिताजी कहीं बाहर हैं। पहले जो लोग बाहर रहते थे वो पत्र लिखते थे, कहते थे कि पिताजी खर्चा खत्म हो गया है, 500 रुपये मनी ऑर्डर कर दो। अब तो वो जमाना गया, अब तो यहाँ तुरंत पेटीएम हो जाता है, तुरंत गूगल पे हो जाता है। तो ये जो पत्र है, पत्रों को मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक पत्र है जो आप अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को आप लिखते हैं, है ना, व्यक्तिगत तौर पर इसको लिखते हैं। यहां पर सारा जो पत्र है वो आपका व्यक्तिगत है, इसमें किसी दूसरे के काम के लिए आप नहीं लिख रहे हैं। तो इन पत्रों को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों को अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा जो पत्र है जिसको आप व्यापार के लिए लिखते हैं, वाणिज्य के लिए लिखते हैं, इसको आप किसी सरकारी कामकाज के लिए लिखते हैं, है ना, सरकारी कामकाज के लिए। तो ये जो पत्र होते हैं, इन पत्रों को हम संज्ञा देते हैं औपचारिक पत्र। अब आपके सिलेबस में जाहिर सी बात है कौन सी चीज होगी? जो आपके व्यक्तिगत है पत्र है वो तो होंगे नहीं। आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र ही है और औपचारिक पत्रों के अंतर्गत भी आप देखेंगे तो जो सरकारी कामकाज वाले पत्र हैं उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि आप जब सेलेक्ट होके जाएंगे तो इन्हीं पत्रों के माध्यम से आप अपने विभाग का काम करेंगे जहां पर भी रहेंगे। तो अब बात आती है कि जो ये औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र में से एक पत्र हम निकाल लें सरकारी पत्र। तो ये जो सरकारी पत्र क्या एक ही प्रकार का होता है? सरकारी पत्र व्यवहार, इसको अगर हम हेडिंग दे दें तो सरकारी पत्र व्यवहार में कई तरीके के पत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार किसी अन्य सरकार से संपर्क साध रही है। कोई भी विदेशी सरकार से संपर्क ये साध सकती है, किसी भी राज्य सरकार से ये संपर्क साध सकती है, किसी भी संस्थान से ये संपर्क साध सकती है, कोई भी संस्थान है वगैरह वगैरह, कोई भी चीज इसमें से कोई भी एक के साथ भी कर सकती है, ज्यादा के साथ भी कर सकती है। तो इस तरीके के जितने भी संपर्क होंगे, जितनी भी पत्र लिखे जाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम सरकारी पत्र व्यवहार के अंतर्गत रखेंगे, है ना।
कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों को भी ऐसे पत्र सरकार जारी कर सकती है। ऐसा नहीं कि गैर सरकारी व्यक्तियों को नहीं जारी कर सकती, तो गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिख सकती है। तो इस तरीके के जितने भी पत्र होते हैं इनको हम कहते हैं सरकारी पत्र। यानी कि सरकारी पत्र व्यवहार में एक होता है सरकारी पत्र, और इसी सरकारी पत्र को दूसरे नाम से जाना जाता है शासकीय पत्र। चाहे उसको शासकीय पत्र कहा जाए और चाहे सरकारी पत्र कहा जाए, वो एक ही बात है। तो एक पत्र का प्रकार आपका ये हो गया जिसको आप कह सकते हैं सरकारी या शासकीय पत्र। कई बार जब लेटर लिखे जाते हैं तो लेटर लिखने के बाद में जब अविलंब कार्यवाही नहीं होती है, उसमें देर होने लगता है, तो कई बार जो अधिकारी होते हैं वो दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर याद दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं कि भाई हमने जो काम आपसे कहा था वो सही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे यानी कि विलंब होते हुए मुद्दों पर ध्यान दिलाना, मुद्दों पर जब ध्यान आकर्षित करने के लिए, है ना, ध्यान आकर्षण करने के लिए कोई पत्र लिखा जाता है, तो ऐसे पत्र को हम अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र के नाम से जानते हैं। अब यहां पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिलाया जाता है। ये जो ध्यानाकर्षण होता है ये व्यक्तिगत तौर पर दिलाया जाता है, लेकिन कार्य व्यक्तिगत नहीं होता है। व्यक्तिगत तौर पर यह ध्यानाकर्षण कराया जाता है, लेकिन कार्य जो होगा वो सरकारी ही होगा। तो दूसरा जो पत्र का प्रकार आपका हो गया वो अर्ध शासकीय हो गया या अर्ध सरकारी हो गया। ठीक है। जो सरकार के कामकाज है वो आप जानते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों के माध्यम से चलते हैं। तो विभिन्न मंत्रालय व विभाग, चाहे वो मंत्रालयों की बात करें या विभागों की बात करें, तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के आंतरिक आपसी जो प्रशासनिक, आंतरिक ना कहिए, आपसी प्रशासनिक, आंतरिक में अलग हो जाएगा। आपसी प्रशासनिक जो कार्य है, जो पत्राचार के माध्यम से किए जाते हैं, तो आपसी प्रशासनिक पत्राचार हेतु जिस लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं कार्यालय ज्ञाप। आपसी प्रशासनिक पत्राचार विभागों और मंत्रालयों के बीच में, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है कार्यालय ज्ञाप का। तो लेटर का एक प्रकार यह भी हो गया कार्यालय ज्ञाप, या कहीं कहीं आपको यह कार्यालय ज्ञापन भी लिखा मिलेगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो सरकारी विभाग है, सरकारी विभागों का अपना एक आंतरिक प्रशासन भी होता है। तो आंतरिक प्रशासन के लिए भी बहुत बार लेटर लिखने पड़ते हैं। तो सरकारी विभागों के आंतरिक प्रशासन के लिए जो लेटर लिखे जाते हैं, यानी कि उसका अलग से कोई मतलब नहीं है। सरकारी विभागों का आंतरिक प्रशासन, सरकारी विभागों का आंतरिक प्रशासन, आंतरिक प्रशासन यानी एक विभाग के अंदर, तो आंतरिक प्रशासन के लिए पत्राचार जो किया जाता है उसको हम नाम देते हैं, और वो नाम है कार्यालय आदेश। क्या है ये? कार्यालय आदेश। बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर क्या है? विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के आपसी प्रशासनिक पत्राचार के लिए कार्यालय ज्ञापन, और अगर आंतरिक प्रशासन की बात की जाए तो उसको हम नाम देते हैं कार्यालय आदेश। ठीक है। कभी कभी जो नियम होते हैं, आदेश होते हैं, उनकी घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है कि नहीं? जितने भी सांविधिक नियम हैं, तो सांविधिक नियम और आदेशों की घोषणा जो की जाती है, सरकार क्या करती है? सरकार द्वारा सांविधिक नियमों व आदेशों की घोषणा, आदेशों की घोषणा, तो ये जो घोषणा की जाती है
वो किसके द्वारा कैसे की जाती है? इसके लिए जारी की जाती है अधिसूचना। क्या जारी की जाती है? अधिसूचना। और अधिसूचना की जो सबसे खास बात होती है, अधिसूचना को गजट में प्रकाशित किया जाता है। जो सरकारी गजट है उस गजट में प्रकाशित किया जाता है। तो अधिसूचना भी पत्राचार का एक माध्यम होता है। ठीक इसी तरीके से एक शब्द आता है संकल्प। संकल्प को भी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, गजट में प्रकाशित किया जाता है। नीति संबंधी सरकारी निर्णय जो होते हैं, कोई भी जांच समिति है या आयोग की नियुक्ति की गई है तो एक सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि ये आयोग इस मुद्दे पर जांच करने के लिए गठित किया गया है, इतने महीने में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो इसको हम संकल्प कहते हैं। लेकिन संकल्प आपके सिलेबस में नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मंत्रालय और विभाग कोई सूचना या अनुदेश अपने अधीन कार्यालय और कर्मचारियों को देते हैं। कोई भी मंत्रालय हो सकता है, कोई भी विभाग हो सकता है। मंत्रालय व विभाग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूचना कोई भी है तो अपने अधीन, उनके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं या कार्यालय हैं उनको दे देते हैं। अपने अधीन कार्यालय व कर्मचारी को देते हैं। कार्यालय या कार्यालयों लिख दीजिए और यहां पे कर्मचारियों को, है ना, देते हैं। तो कार्यालय कर्मचारियों को जब देंगे तो इसका जो माध्यम होगा वो एक ही सूचना है और इन सभी लोगों को दी जा रही है, तो इसको हम परिपत्र के नाम से जानते हैं। सूचना कैसी है? ये एक ही प्रकार की सूचना है और सब लोगों को दे दी गई कि आज से कार्यालय इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, आज से कार्यालय में ये रूल लागू किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि सूचना अनुदेश अपने अधीन कर्मचारियों को, कोई भी सूचना भी हो सकती है या अनुदेश हो सकता है, तो अपने अधीन कर्मचारियों को ये दे रहे हैं, तो इसको अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी मंत्रालय है, कोई भी कार्यालय है, इसको जारी करेगा तो इन्हीं की सूचना है, तो इसका एक आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका प्रभाव कार्यालय या मंत्रालय तक ही होगा। कहां तक होगा प्रभाव? तो कार्यालय या मंत्रालय तक सीमित यह होता है। अलग इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। कार्यालय या मंत्रालय तक यह आपको सीमित मिलेगा। ठीक है, जब कोई भी प्रतिलिपि आप देखते हैं आवश्यक एवं सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिक व्यक्तियों को भेजने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है पृष्ठांकन का। हम कहते हैं ना कि ये जो ऐसा एक लेटर लिखा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि प्रतिलिपि सूचनार्थ या आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिक व्यक्तियों को, जिनको जिनको भी भेजा जाता है, एकाधिक व्यक्ति को जो भेजना होता है तो हम लिख देते हैं उसमें, तो उसको हम पृष्ठांकन कहते हैं। पृष्ठांकन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, कई लोगों को भेजा जा रहा है, तो वो क्या है, अलग अलग भी जा सकता है, लेकिन जो परिपत्र होगा, परिपत्र कार्यालय या मंत्रालय तक ही सीमित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात आती है, कभी कभी जो सरकार के द्वारा सूचनाएं होती हैं उनको सूचना सार्वजनिक स्तर पर फैलानी होती है, सार्वजनिक या व्यापक स्तर पर सूचना फैलानी है, ओपनली इसको दे देना है। और यह सूचना फैलाने के लिए सरकार समाचार पत्रों का उपयोग करती है, तो सूचना व्यापक प्रचार करने के लिए इसको करना है, तो ये जाएगी समाचार पत्रों के पास, है ना, समाचार पत्र इसको प्रकाशित करेंगे। तो जो समाचार पत्रों को भेजा जाता है तो इसको हम कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति। क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। तो एक ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। ठीक इसी तरीके से ये लेटर के तो मुख्य प्रकार हो गए। अब जब लेटर के मुख्य प्रकार आपने पढ़ लिए तो सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे यहां सिलेबस में, एक एक करके देखिए। ये शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय गाप और परिपत्र। यहां पे हमने कहा कि ये जो सूचना भेजने की अभी हमने बात की तो उसके बारे में हमने कहा कि विज्ञप्ति,
प्रेस विज्ञप्ति, तो वो विज्ञप्ति भी हो गई। उसके बाद जो टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक है, ये इन्हीं लेटर्स पे काम करने की कुछ बातें हैं कि कैसे ये काम किया जाता है इन लेटर्स पे। भाई लेटर आया, लेकिन लेटर पे ऐसा नहीं है कि लेटर सीधा सारा बड़े शीर्ष अधिकारी को पहुंच जाएगा। तो होता यह है कि जो टिप्पण यहां पर है, टिप्पण क्या होता है, ये नोटिंग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नोटिंग। तो जो लेटर्स आते हैं, उन लेटर्स पे किसी मामले में जो लोग नीचे के अधिकारी हैं, अपने अधिकारियों तक लेटर पहुंचाने से पहले उसको चेक करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी कुछ राय देते हैं। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करते हैं या अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में जब प्रयोग करना होगा, ये हिंदी का पेपर है तो कार्यालयी हिंदी का प्रयोग करेंगे। तो प्रशासनिक मामलों में जो भी कार्यवाही करनी है तो उस पर टिप्पणी कर दी जाएगी। जब हम टिप्पण पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर होता है ना। टिप्पणी जो है वो किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप से लिखने को बोलते हैं, और जो टिप्पण होता है, यहां पर जो टिप्पण है, टिप्पणी अलग चीज है, टिप्पणी किसी भी विषय पर की जाती है, लेकिन जो टिप्पण होगा विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने का एक माध्यम होता है ना। हरे रंग की नोट शीट पर इसको लिखा जाता है। ये जो नोट शीट है ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की नोट शीट पर इसको लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। तो टिप्पण के बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक लेटर आगे लेके चलेंगे, सारी चर्चा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं और इसमें 0 नंबर भी मिल जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, ऐसे ही प्रतिवेदन की बात आती है तो आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रतिवेदन क्या होता है। तो प्रतिवेदन भी अब कोई लेटर का अलग से प्रकार नहीं है, लेटर का कोई अलग से प्रकार नहीं है, तो प्रतिवेदन को भी आपको जानना पड़ेगा। प्रतिवेदन इन्हीं लेटर्स पे ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रतिवेदन होता क्या है, तो किसी भी प्रकरण, घटना या स्थिति विशेष को रिपोर्ट करना, उनका जानकारी के रूप में इसको रिपोर्ट करना बोलते हैं, है ना। कोई भी घटना हो सकती है, यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है जिसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। कोई प्रकरण हो सकता है, कोई घटना, प्रकरण, कोई भी स्थिति हो सकती है, स्थिति विशेष। तो स्थिति विशेष का क्या करना है आपको, यहाँ पर उसको रिपोर्ट करना, तो इसको हम प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं, है ना। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, देश में भी होती हैं, विदेश में भी होती हैं, लेकिन वो घटना सही है या गलत है उसकी जांच पड़ताल सरकारी महकमे के द्वारा की जाती है, खोजबीन की जाती है, सरकारी गैर सरकारी संस्था एजेंसी से जुड़कर उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहा। अनुस्मारक, अनुस्मारक लिखा जाता है किसी लेटर की जानकारी अभी वापस उत्तर नहीं आ रहा है तो फिर से उनको कहा जाता है कि भैया कहाँ रह गया, उसको बताओ। तो मेन सिलेबस ये, और उसके बाद में उस पर काम करने के लिए टिप्पण, अनुस्मारक और प्रतिवेदन, आगे इसकी चर्चा करेंगे। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आपके लेटर के प्रकार या उनकी जो प्रविधि है उनको प्रयोग करने की, ये आपके सिलेबस में है। यहाँ जो आरओ में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे तो ये इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे कि अर्ध सरकारी पत्र के लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, है ना। ज्ञाप का आशय समझाइए, उसका लिखित प्रारूप बनाइए। विज्ञप्ति का आशय समझाते हुए उसके प्रारूप की रूपरेखा बताइए। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। किस रूप में? आपको इसकी थ्योरी को भी तैयार करना है और थ्योरी तैयार करने के साथ साथ में इसको लिखना भी सीखना है। अब जो औपचारिक पत्र हमने पढ़ा, औपचारिक पत्र में हमको किससे मतलब है? सरकारी पत्र व्यवहार से मतलब है। सरकारी पत्र से केवल नहीं, सरकारी पत्र व्यवहार से मतलब है। तो सरकारी पत्र व्यवहार में कैसे इन पत्रों को लिखा जाए, क्या क्या इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक बात आती है कि इसकी भाषा शैली जो है औपचारिक पत्रों की कैसी होनी चाहिए। यहां पर भी कोई व्यक्तिगत बात हम करते नहीं है, तो व्यक्तिगत बात अगर नहीं करते हैं तो इनकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो एक बात कही जाती है कि इसकी निश्चित व विशिष्ट शैली होनी चाहिए। एक कोई अधिकारी है वो कर्नाटक का है और एक कोई रहने वाला वो पंजाब का है, यूपी का है, एमपी का है। अगर निश्चित नहीं रहेगी, अपनी भाषा में लिख देंगे तो बातें समझ में ही नहीं आएंगी।
अपने तरीके से लिख देंगे तो बातें समझ में नहीं है। और किसी भी तरीके का कोई भी निजीपन, कोई भी व्यक्तिगत पुट इसमें आपको नहीं रखना है। निजीपन की गुंजाइश यहां पर नहीं होती है, निजीपन की गुंजाइश यहां पर नहीं होती है। तो जो भी बातें की जाएंगी वो सरकारी कामकाज के बारे में की जाएंगी। अब जब पत्र आप लिखते हैं तो इसकी शैली होनी कैसी चाहिए, तो इसके बारे में सबसे जरूरी है विनम्र शैली का प्रयोग करना चाहिए। आप उग्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल विनम्र शब्दावली का प्रयोग करेंगे। शब्दावली जो होगी वो बिल्कुल विनम्र होगी, सामान्य सी भाषा में, लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी आया बस बोल रहा है, बक के चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार से आप बात करें। पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि आप सभ्य हो जाते हैं, भद्र हो जाते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो पत्र आप लिखें वो संक्षिप्त लिखें, कम शब्दों में अपनी बात करें। संक्षिप्तता इसका बहुत बड़ा गुण है। संक्षिप्त हो और संक्षिप्त होने के साथ में स्पष्ट भी हो। स्पष्टता भी बहुत ज्यादा जरूरी है औपचारिक पत्रों में, है ना। जो भी मुद्दे हैं उनका उल्लेख केवल कर दिया जाए, महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख मात्र कीजिए, उल्लेख मात्र। वहां पर आप व्याख्या मत कीजिए। व्याख्या करने के लिए फिर अलग से आपको जरूरत पड़ेगी तो फाइल मंगा ली जाएगी। विश्लेषण नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है, जिससे कि पढ़ने वाले व्यक्ति के पास इतना समय अगर ना हो तब भी वो समझ सके, कम समय में समझ सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का, 2 पेज का इसको लिखना चाहिए। 1 पेज में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। 1 से 2 पेज में ही इसको पूरा लिखकर समाप्त कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इसमें नहीं करनी चाहिए, है ना। यथा तथ्यता होनी चाहिए, उचित क्रम निर्वाह जरूरी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। यथा तथ्यता, उचित क्रम, यानी कि फालतू बातें नहीं, उचित क्रम निर्वाह। जो बातें जहां पर लिखनी है वहीं पर। अब पता चला कि पूरी बात आप बता गए और विषय लास्ट में बता रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप विषय पहले बता देंगे तो पढ़ने वाला उस हिसाब से उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना। सहज होना चाहिए। सहजता बहुत बड़ा गुण है औपचारिक पत्रों का, बहुत सहज होना चाहिए, है ना। और जो पत्र है इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे तिथि का, समय का, स्थान का, इनका जिक्र होना चाहिए। तिथि का इसमें जिक्र होना चाहिए, समय स्थान का जिक्र होना चाहिए, विषय जरूर लिखा जाना चाहिए, जिससे कि बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है। जितने भी ये पत्र हैं इनकी शुरुआत नॉर्मली बाईं ओर से ऊपर से हम करते हैं। आपको एक एक पत्र जब बताएंगे तो उसमें अलग अलग उसका प्रारूप होता है, तो अलग अलग प्रारूप आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से जो ये पत्र लिखे जाएंगे, इन पत्रों की शैली ऐसी होगी। और अगर भाषा की बात की जाए कि कैसी भाषा का, तो एक तो सबसे खास बात है कि विशिष्ट और निश्चित भाषा भी होगी, वही विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि निश्चित भाषा भी निश्चित होगी। जो शब्दावलियां है, प्रशासनिक शब्दावलियां भी आप पढ़ते हैं ना, तो निश्चित भाषा का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। निश्चित व विशिष्ट भाषा होगी, लेकिन इस विशिष्टता का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही कठिन हो जाए, सरल भाषा होगी। भाषा कैसी होगी? सरल भाषा होगी, ये भी ध्यान रखना है। विशिष्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कठिन, है ना। स्वाभाविक विनम्रता यहां पर झलके, स्वाभाविक विनम्रता यहां पर झलके, बिल्कुल विनम्र भाषा होनी चाहिए, विनम्रता झलके। ऐसी भाषा हो जिसमें पढ़ के लगे बिल्कुल व्यक्ति समझ जाए पूरी बातों को। यानी कि किसी भी तरीके की अलंकारिक पराकाष्ठा इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे आप बड़े योग्य हैं, हिंदी आपको या संस्कृत आपको बहुत अच्छी आती है, तो अलंकारिक पराकाष्ठा मत करिए कि आप दिखाने के लिए लिख दीजिए कि मैं इतना कठिन लिख पा रहा हूं। कई बार, है ना, ऐसा होता है। लेकिन अलंकारिक पराकाष्ठा नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूखापन आ जाए, तो रूखापन भी ना हो। अब दोनों बातें एक दूसरे की विपरीत हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं अलंकारिक पराकाष्ठा नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं रूखापन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप एक सामान्य भाषा का, सरल भाषा का उपयोग करिए। ठीक है। ऐसे शब्दों को न लिखिए जो अल्प प्रयुक्त शब्द हैं, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं।
तो अल्प प्रयुक्त शब्दों को मत लिखिए, अल्प प्रयुक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। आप ही जान रहे हैं, तो स्वलिखत स्ववाचति, है ना, और कभी कभी तो स्वनवाचति, खुद भी ना समझ में आए, यानी कि जो अस्पष्ट अर्थ वाले शब्द हैं जिनके लिए डिक्शनरी उठानी पड़े उनको नहीं, जो कार्यालयी कामकाज में मतलब शब्दों का प्रयोग होता है उनका प्रयोग आप करिए, है ना। व्याख्या सापेक्ष शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां पर मैं आपको एक ये लिख के दिखाऊं तो व्याख्या सापेक्ष, इसके लिए एक शब्द है कि व्याख्या सापेक्ष शब्दों का प्रयोग नहीं, शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे शब्द जिनको व्याख्यायित करना पड़े, उसके लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़े, जो कार्यालयी कामकाज में प्रयोग किए जा रहे हैं शब्द उनको लिखिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है और कैसी भाषा शैली होनी चाहिए। बिल्कुल विनम्र, सहज, है ना, निजीपन या व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने की गुंजाइश नहीं है। कोई लेडी अफसर है, उससे आपने बिल्कुल लच्छेदार भाषा में ऐसा लिख दिया, है ना, या ऐसा कुछ भी आपने किया किसी को प्रभावित करने के लिए, तो ये सरकारी कामकाज के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। विनम्र शैली होनी चाहिए, शब्दावलियां जो होनी चाहिए उनका जब आप प्रयोग करें तो उसमें विनम्रता झलके, पढ़े लिखे आप लगे, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जो हमने यहां पर बात की है वो आप एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हमने देखा कि पत्र लेखन के प्रकार क्या होते हैं, फिर हमने उनमें से जो पत्र लेखन का अपना जो पाठ्यक्रम था उसको निकालने की कोशिश की, और ये पाठ्यक्रम को हमने पूरा डिफाइन किया कि क्या क्या ये होता है और क्यों ये सिलेबस में रखा गया है। तो उसमें देखिए सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, समाचार पत्रों में जो प्रेस विज्ञप्ति, इनको हमने समझा, और उसके बाद में हम सिलेबस में गए और टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक के बारे में हमने बात की। फिर हमने आपको प्रश्न दिखाया कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो औपचारिक पत्र में काम हमको करना है वो सरकारी पत्रों पर ही करना है, कोई वाणिज्यिक पत्र या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, और इसकी कैसी भाषा शैली होनी चाहिए। और भाषा शैली के साथ साथ हमने यहाँ पर औपचारिक पत्र की शैली हमने देखी और भाषा देखी, यानी कि भाषा शैली दोनों हमने देख ली। तो अंत में यही हम कह सकते हैं कि जितने भी पत्र हैं, सरकारी जो पत्र हैं, सरकारी पत्र व्यवहार में जिनका उपयोग किया जाता है, उसमें व्यक्तिगत कोई भी भाव, कोई भी व्यक्तिगत आपके जो विचार हैं उनकी गुंजाइश नहीं है। सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाएंगे और बड़े सरल शब्दों में, बड़े व्यवस्थित तरीके से एक निश्चित प्रारूप पर लिखे जाएंगे। अगली क्लास में मिलेंगे तब हम एक एक पत्र पे चर्चा करनी है। शुरुआत करेंगे सरकारी पत्र से। आप लोगों को ये कैसा लगा जरूर बताएं, और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए हमारे पास एक कोर्स है, उस कोर्स को आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। पूरे आरओ मेंस के लिए हम सिलेबस पूरा कवर करके एक कोर्स चला रहे हैं, जिसमें आपको ये पूरे लेटर की क्लासेस तो मिल ही जाएगी, आपको साथ में उसके नोट्स भी मिल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी, जिससे कि आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, आसानी से परीक्षा आपकी पास हो जाएगी। तो जुड़े रहिए आईएएस प्रेप से, और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।